हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की सारी एंट्रीज के बारे में। ये सारी एंट्रीज आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और जितनी भी एंट्रीज आपको सम्स में आने वाली है वो सारी एंट्रीज को मैं आज की लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ। बट ये एंट्री स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इस एंट्री का डेबिट क्रेडिट का जो फंडा होता है, जो रूल होता है कि ये अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, ये अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारे रीज़न को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम एंट्री को सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री में ये जो आइटम है, ये जो अकाउंट, ये डेबिट क्यों हुआ और दूसरा अकाउंट ये क्रेडिट क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, ट्रिक क्या है, फंडा क्या है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, देन मैं स्टार्ट करूंगा आपकी सारी एंट्री को वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। ओके, चलिए तो पहले मैं आपको सिखाता हूं कुछ ट्रिक्स, कुछ फंडास, ठीक है, कुछ रूल्स। आइए देखते, देखिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा अप्रोच होता है मॉडर्न अप्रोच। ओके माय डियर, द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। आइए समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में या फिर 12th में बेसिक्स में आपने सीखा रहेगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो इसी तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम जो गोल्डन रूल जो पढ़ते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, तो वो रूल हम क्यों सीखते हैं, उसी के बेस पे तो हम एंट्री को पास करना सीखते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। अगर हमें गोल्डन रूल नहीं आएगा तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम पास नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितनी एंट्री बाय हार्ट लर्न करने बैठेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो फिर अनलिमिटेड एंट्रीज भी पास करनी पड़ेगी। तो कितनी एंट्रीज हम लर्न करने बैठेंगे, मेमोराइज करने बैठेंगे, ठीक है। तो हमें वो जो एंट्री पास करनी है, उस एंट्री के अंदर किसी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उसके पीछे रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो हमें आज सीखना है। देखिए, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज का रिसीवर या फिर कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूट किसी चीज की रिसीवर है तो उसके नाम को डेबिट कर दो, और अगर कोई पर्सन या फिर कोई अगर इंस्टीट्यूट किसी चीज की गिवर है तो उसके नाम को, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल काम करता है। नंबर 2 क्या है, रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये गोल्डन रूल किस तरह से काम करता है एंट्री को पास करने में। अगर कोई चीज हमारे पास आएगी, वो एसेट्स है, अगर वो हमारे पास आएगा, उस एसेट्स के नेम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वही एसेट्स हमारे पास से जाएगा तो उस एसेट्स के नेम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से इस रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, बोलो, किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये रूल किस तरह से काम करता है, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया या फिर कुछ आपको लॉस हो गया तो उस जिस आइटम की वजह से, जिस एलिमेंट की वजह से आपको एक्सपेंस एंड लॉस हुआ, उस एलिमेंट, उस आइटम के नाम को हम डेबिट कर देंगे, और जिस आइटम की वजह से आपको इनकम एंड गेन्स हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, उसके नाम को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो ये क्या था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। तो थोड़ी बहुत इस अप्रोच की भी हम लोग हेल्प लेंगे अपनी जर्नल एंट्री को पास करने में, समझने में, क्योंकि थोड़ा बहुत ये क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी आपको यूज आ जाएगा आपकी इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की एंट्रीज को समझने में। अब दूसरा अप्रोच हमारा है माय डियर मॉडर्न अप्रोच। अब ये मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, देखिए जरा, इस मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम लोग ना एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में सीखने वाले हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो कौन सा बैलेंस रखेंगे, डेबिट रखेंगे, क्रेडिट रखेंगे, एसेट्स डिक्रीज हुआ तो डेबिट रखेंगे कि क्रेडिट रखेंगे, इसी डेबिट क्रेडिट के बारे में हम सीखने वाले हैं। उसी तरह से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे उस लायबिलिटी के नाम को डेबिट करें कि उस लायबिलिटी के नाम को क्रेडिट करें, उससे हम लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग वही सेम चीज है, ये भी हमको एंट्री को पास करने में काफी हेल्पफुल है, ये हमको काफी मदद करने वाला है। तो ये रूल किस तरह से काम करता है किसी भी एंट्री को पास करने में, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना है बेसिक फंडा। एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है माय डियर, ध्यान देना। एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान देना। हाँ, एसेट्स को होता है डेबिट बैलेंस। देखिए ये मेरी बैलेंस शीट है, ओके, ये मेरी बैलेंस शीट है। तो एसेट्स को क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटी को क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये रूल क्या कहता है पता है? ये दिमाग में आप फिट कर लो कि एसेट्स को ओरिजिनली डेबिट डेबिट डेबिट, लायबिलिटी को ओरिजिनली क्रेडिट 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 बैलेंस होता है। अगर ये चीज आपकी इंक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो आपको इसके बैलेंस को चेंज नहीं करना है। तो डेबिट बैलेंस था तो इंक्रीज होते समय भी क्या रहेगा? डेबिट ही रहेगा, नो चेंज। आप इसके बैलेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसकी जो प्लेस है वो डेबिट की होती है। अगर ये एसेट्स इंक्रीज होगी तो इसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, वो डेबिट की डेबिट ही रहेगी। उसकी जो प्लेस है, लोकेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज होगी, डाउन होगी, तो आप क्या करोगे? एसेट्स के लोकेशन को, प्लेस को चेंज कर दोगे, उसके बैलेंस को आप चेंज कर दोगे। तो ओरिजिनली डेबिट था, डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा माय डियर, ओके। चलिए अच्छा, एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो सपोज फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर है, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो देयर इज अ नो चेंज। तो एसेट्स को, फर्नीचर को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। तो मैं अपनी एंट्री के अंदर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट में ही रखूंगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर वही फर्नीचर मेरा डिक्रीज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब आपकी एसेट्स डिक्लाइन होगी, डाउन होगी, तो डेबिट बैलेंस से क्या हो जाएगा? क्रेडिट, उसका लोकेशन, प्लेस चेंज हो जाएगा। तो एंट्री में आपका फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट। तो इस तरह से ये मॉडर्न अप्रोच आपका काम करता है जर्नल एंट्री को पास करने में। अगला क्या है? लायबिलिटी। अब ये किस तरह से काम करता है देखिए जरा। इसको ओरिजिनली होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर ये इंक्रीज होगी तो इसका जो ओरिजिनल बैलेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो इंक्रीज होते समय क्रेडिट 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 ही रहेगा, नो चेंज, ओके। अगर यही डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट से मूव होके कहां पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है विच हैज ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रही है, तो आप अपनी जर्नल एंट्री में बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करोगे? उसको कहां पे प्लेस दोगे? उसको मैं प्लेस दूंगा कहां पे? क्रेडिट में ही दूंगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होते समय बैलेंस को चेंज नहीं करना है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। तो ओरिजिनली क्रेडिट था, तो एंट्री के अंदर भी आपकी वो क्या रहेगी? क्रेडिट ही रहेगी। तो मैं क्या लिखूंगा? टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर वही बैंक ओवरड्राफ्ट आपका डिक्रीज होगा तो उसका जो ओरिजिनल बैलेंस है क्रेडिट, वो चेंज हो जाएगा, वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में चला जाएगा। तो मैं अपनी एंट्री में बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा माय डियर। तो इस तरह से ये आपका मॉडर्न अप्रोच काम करता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आपकी एंट्री को पास करने में काफी हेल्पफुल होगी। अब देखते हैं वो थर्ड वाला रूल क्या है, देखिए जरा। जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री पास करोगे, उसके बाद आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आफ्टर पासिंग ऑल एंट्रीज आपको सेपरेट एक अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसको हम लोग और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं पता है? इस अकाउंट के अंदर हम लोग जब हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ट्रांजैक्शंस करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, तो उस वक्त हमें कुछ एक्सपेंस होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, कुछ इनकम, कुछ गेंस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेंस हमें एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसका नाम ही क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अब उसका रूल क्या, जरा ध्यान दे रहे। देखिए अगर आप कोई ट्रांजैक्शन किए, फिर आपको उस ट्रांजैक्शन में आपको इनकम एंड गेंस हो गया, तो उस इनकम गेंस को आप क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो फिर जब आप एंट्री पास करोगे तो उस वक्त आप क्या करोगे? फिर देखिए अगर आपको इनकम एंड गेंस हुआ तो ध्यान देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ध्यान देना माय डियर, अगर आपको ट्रांजैक्शन पास करते समय
एंट्री पास करते समय, ट्रांजैक्शन करते समय अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे, सीआर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और ट्रांजैक्शन करते समय या फिर एंट्री पास करते समय अगर आपको एक्सपेंस है, लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस रूल के हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री को पास करेंगे माय डियर। वेरी सिंपल, देखिए ये बैलेंस शीट है, इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही रहने देना, इंक्रीज होगा तो डेबिट में ही रहने देना, अगर ये डिक्रीज होगी तो क्रेडिट से मूव होके डेबिट में चली जाएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट से मूव होके क्रेडिट में चली जाएगी। इस तरह से मैंने आपको ये रूल बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी रूल के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री को सीखेंगे। चलिए आइए देखिए, ये आपकी एंट्री होगा, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स को इंक्रीज करने की एंट्री देख लेते हैं। चलिए एसेट्स इंक्रीज, अब मैंने आपको बताया था कि एसेट्स को ओरिजिनली डेबिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज होगा तो नो चेंज, तो वो डेबिट का डेबिट में ही रहेगा, सो देयरफॉर एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट्स इंक्रीज होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट में ही रहेगा, सो देयरफॉर सीआर अकाउंट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट नंबर 2, एसेट्स डिक्रीज, डिक्रीज होते समय मैंने आपको बताया था कि बैलेंस को चेंज कर देंगे, उसका जो भी ओरिजिनल बैलेंस होगा उसके ओरिजिनल बैलेंस को चेंज कर देंगे। तो एसेट्स को ओरिजिनली होता है डेबिट बैलेंस, जब वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट से मूव होकर कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, सो देयरफॉर एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। और एसेट्स का वैल्यू कम होगा, डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो मैंने आपको बताया था कि लॉस को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, सीआर अकाउंट के अंदर, और जब लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सो देयरफॉर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखो यहां पे डेबिट हो चुका है। अगली तीसरी एंट्री क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज। अब माय डियर देखिए जरा, लायबिलिटी को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो नो चेंज, सो देयरफॉर देखिए लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट में ही है, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, और जब लॉस होता है तो सीआर अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, सो देयरफॉर सीआर अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगली एंट्री, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी आपकी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो लायबिलिटी को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा, सो वो क्रेडिट से मूव होकर देखो डेबिट में चला गया। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, सो देयरफॉर सीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, बोलो माय डियर, क्रेडिट में आ जाएगा। अगला रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस वक्त हमारे बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आपको पेमेंट करना है तो आपका एक्सपेंस होगा, तो आपको पता है कि एक्सपेंस को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। ओके, तो लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो आपको मैंने बताया था सीआर अकाउंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपने पेमेंट किया तो आपके पास से पैसा चला गया, ठीक है, मनी इज गोज आउट फ्रॉम द बैंक, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रेडिशनल अप्रोच का गोल्डन रूल। ओके, या फिर बैंक आपका एसेट्स, आपकी एसेट्स डिक्रीज हो गई, सो देयरफॉर वो डेबिट से मूव होकर कहां पे आ गया, बोलो माय डियर, क्रेडिट में आ गया। तो इस तरह से यहां पर मैंने आपको रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस की एंट्री बता दी। अब देखिए जरा, सेल ऑफ एसेट्स लेस देन इट्स बुक वैल्यू और एट अ लॉस। देखिए आपके एसेट्स की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। अगर आपने बुक वैल्यू से कम रेट में अगर आपने अपने एसेट्स को सोल्ड किया तो सिंपल सी बात है, आपको लॉस होगा। आपकी बुक वैल्यू 10,000 रुपीज है और आपने सेल किया 8,000 रुपीज में, तो आपने बुक वैल्यू से कम में सेल किया तो आपको लॉस होगा, सो देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज और एट लॉस, आपने लॉस पे सोल्ड किया। तो अब देखो जरा, एसेट्स को बेचोगे तो पैसा मिलेगा आपको, आपके पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट। या फिर आपके एसेट्स इंक्रीज हो गई, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो बैलेंस चेंज नहीं होता है, तो बैंक डेबिट में था पहले भी और बाद में भी रहेगा इंक्रीज होने के बाद। ओके, सो देयरफॉर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। आपको लॉस हुआ है तो जब लॉस होता है तो सीआर अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सो देयरफॉर सीआर अकाउंट इज डेबिटेड। ओके माय डियर, नेक्स्ट वन इज टू एसेट्स, एसेट्स गोज आउट हो गया, एसेट्स गोज आउट हो गया,
तो माय डियर जब एसेट्स जाएगा तो आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके चलो नेक्स्ट अगला, सेल ऑफ एसेट्स मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू जो प्रिंटेड है बैलेंस शीट के अंदर उससे ज्यादा प्राइस पे हम अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। तो देखिए जरा, सोल्ड आउट करोगे पैसा मिलेगा सामने से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई। तो एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस पहले था ओरिजिनली, बाद में भी रहेगा आफ्टर इंक्रीज। ओके अच्छा, आपके पास से एसेट चली गई क्योंकि आपने सोल्ड आउट किया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको प्रॉफिट हुआ है, तो जब प्रॉफिट होता है तो सीआर अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, बोलो माय डियर, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी लेस देन इट्स बुक वैल्यू। कंपनी के ऊपर एक कर्जा था, एक लायबिलिटी थी, उसका उसने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन जो पेमेंट हुआ है ना वो बुक वैल्यू से कम हुआ है, तो अच्छी बात है ना। अब 20,000 रुपीज की लायबिलिटी है बुक वैल्यू, बट मैंने पे किया 15,000 रुपीज, तो मैंने 5,000 कम पे किया ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू दी कंपनी, कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो जब कंपनी का फायदा होगा तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। ओके, कंपनी ने क्या किया, पेमेंट किया, तो कंपनी के पास से पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर कंपनी के एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गई, और कंपनी का क्या कम हुआ, लायबिलिटी कम हुआ, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट हुआ ना माय डियर, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर वो खत्म होगा, डिक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में जाएगा। तो डिक्रीज होते समय ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल बैलेंस को चेंज कर देंगे। सो देयरफॉर लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैं आपको कोई भी एंट्री बाय हार्ट रट्टा मारने नहीं दूंगा, मैं आपको एक एक स्टेप वाई डेबिटेड एंड वाई क्रेडिटेड विथ रीजन में आपको बता रहा हूं माय डियर। रट्टा कितना मारोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। बेटा ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले रिकॉर्ड नहीं थी, बाद में एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो सामने अचानक आ गई, ठीक है, वो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और कंटिजेंट मतलब क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड करती है, मे बी हमें उसको पे करना पड़ भी सकता है और नहीं भी पे करना पड़ सकता है। तो ये ऐसी दो लायबिलिटी है जो अचानक सडनली आपके सामने आ जाती है, तो अगर आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है तो आपका क्या हो जाता है, बोलो माय डियर, फुल्ली लॉस हो जाता है। तो फुल्ली लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस एक्सपेंस है तो ऑलवेज सीआर अकाउंट डेबिट। और आपने पेमेंट किया तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, सो बैंक इज गोज आउट, मनी इज गोज आउट फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी वेव्ड ऑफ। अगर लायबिलिटी होल्डर लोगों ने क्या किया, वेव्ड कर दिया, माफ कर दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कंपनी की कंडीशन बहुत खराब चल रही, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो हम क्या करते हैं, माफ करते हैं, वेव्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें होगा नो एंट्री, क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड नहीं थी, ठीक है, पहले भी रिकॉर्ड नहीं थी और बाद में अचानक सामने मालूम पड़ा, माफ कर दिया, तो रिकॉर्ड करो ही मत ना फिर तो। ओके, सो देयरफॉर नो एंट्री, नो प्रॉफिट, नो लॉस। आगे समझ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, शेयर सरेंडर। बेटा अब ये शेयर सरेंडर का मतलब क्या होता है, जब शेयर होल्डर लोग अपने शेयर का पोजीशन कंपनी के हाथ में दे देते हैं, ठीक है, वॉलंटरली, खुद से अपनी इच्छा से, ठीक है, बोलते ले लो, ठीक है, हम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कंपनी का जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब शेयर होल्डर लोग अपने इच्छा से, अपने विल से, वॉलंटरली अपने शेयर का पोजीशन कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, ले लो चलो, और अपने कैपिटल रिड्यूस करवा लो, ठीक है, आपकी कंडीशन खराब है तो हम आपको हेल्प करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो माय डियर, शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर पता है क्या है, शेयर सरेंडर एक वन टाइप ऑफ अकाउंट है। तो जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें शेयर सरेंडर नाम का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। तो शेयर सरेंडर जो भी होगा वो सारा शेयर सरेंडर का जो अमाउंट है वो शेयर सरेंडर अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, कंपनी के लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है माय डियर, ठीक है। तो अब लोगों ने शेयर सरेंडर कर दिया तो कंपनी की जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी में पाया जाता है, लेकिन जब वो डिक्रीज होगा, डाउन होगा, तो वो क्रेडिट से मूव होकर कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। और
कंपनी के शेयर सरेंडर अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ते जा रहा है, कंपनी को फायदा होते जा रहा है, सो देयरफॉर शेयर सरेंडर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड माय डियर। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो जब कुछ कन्वर्जन होता है तो ध्यान देना उसका जो ओरिजिनल बैलेंस होता है उस आइटम का, उस अकाउंट का, वो चेंज हो जाता है। तो ध्यान देना, कन्वर्जन मींस एक्सचेंज, चेंज करना, तो ध्यान देना उसका जो ओरिजिनल बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, कन्वर्जन होगा तो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में जाएगा। शेयर स्टॉक को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कन्वर्जन होगा तो वो डेबिट से मूव होकर क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यू डिबेंचर्स आर एक्सचेंज फॉर ओल्ड डिबेंचर। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ऑफर देती है डिबेंचर होल्डर लोगों को कि आप लोग क्या कीजिए, अपने डिबेंचर को एक्सचेंज करवा लीजिए, आपके पास 9% वाला डिबेंचर है वो हमारे पास जमा कीजिए, हम आपको उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हम आपको 13% वाला डिबेंचर देंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, ओल्ड डिबेंचर आ रहा है, उसके एक्सचेंज में नया डिबेंचर जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, जो उनका ओरिजिनल बैलेंस था उनके ओरिजिनल बैलेंस को आपको चेंज कर देना है। तो ओल्ड डिबेंचर जो पहले से आपके बैलेंस शीट में अवेलेबल थी, उसको ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट था तो वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में जाएगा। सो देयरफॉर ओल्ड डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड। और उसकी प्लेस किसने ले ली, न्यू डिबेंचर ने ले ली। तो कुछ करना नहीं है, बस ओरिजिनल बैलेंस को चेंज कर देना है, ओल्ड ऊपर न्यू नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, फेस वैल्यू एंड द पेड अप वैल्यू चेंज। यहां पे आपको जरा ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू चेंज, जब आपको आपके क्वेश्चन में फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों चेंज करने के लिए बोलेगा कि पेड अप वैल्यू जो थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, पहले 10 रुपीज था, रिड्यूस टू ₹6, पहले 5 रुपीज था, रिड्यूस टू ₹3। तो जब पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस्ड हो जाएगी और फेस वैल्यू भी रिड्यूस्ड हो जाएगी, अगर ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अगर ऐसा लाइन क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आप किस तरह से एंट्री पास करोगे, वेरी इजी, ओल्ड वाला ऊपर न्यू वाला नीचे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, बस यही करना है कि आपको आपके बैलेंस शीट में जो ओल्ड जो दिया है, ओल्ड वाला, ठीक है, वो आपको ऊपर कर देना है और उसके एक्सचेंज में जो नया वाला है वो नीचे आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल 10 रुपीज आपका फेस वैल्यू था, तो 10 रुपीज ऊपर आ जाएगा, ओल्ड फेस वैल्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ओल्ड फेस वैल्यू का अमाउंट आप कैसे होगा पता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। अच्छा, फिर नीचे क्या आ जाएगा, आपका वही सेम इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, बट यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी ओल्ड वैल्यू 10 रुपीज थी, उसको आपने रिड्यूस करके 6 पे लेकर आ गए, सो रिड्यूस टू ₹6। तो यहाँ पे न्यू फेस वैल्यू क्या होगी, 6 रुपीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ध्यान देना, जब ऐसा आता है तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ओल्ड वाला ऊपर न्यू वाला नीचे, पहले ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे बाद में वो 10 रुपीज से रिड्यूस होकर 6 रुपीज पे आ गई, सो न्यू फेस वैल्यू 6 रुपीज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। और जो डिफरेंस अराइज होगा, डिफरेंस विल गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिंपल सी बात है, पेड अप कैपिटल रिड्यूस होगा, अच्छी बात, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, आपको फायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा, किसको, कंपनी को। सो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सीआर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड माय डियर। नेक्स्ट, ओनली पेड अप वैल्यू चेंज बट फेस वैल्यू रिमेन द सेम। जब सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू वही रहती है, तब क्या करोगे। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है हाँ कि फेस वैल्यू ओनली पेड अप वैल्यू चेंज बट फेस वैल्यू रिमेन द सेम। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहे कि आपकी फेस वैल्यू जो है वो रिमेन द सेम है, रिमेन अनचेंज है, लेकिन सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज है, ओनली पेड अप वैल्यू, तो 10 रुपीज था, ठीक है, उसको हम लोगों ने रिड्यूस करके वापस दोबारा 6 रुपीज पे लेके आ गए, लेकिन फेस वैल्यू वही 10 रुपीज ही रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, सिंपली एकदम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, क्योंकि यहां पे आपकी फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही है, आपकी सिर्फ पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है माय डियर, आपकी सिर्फ पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो 10 रुपीज से 6 रुपीज पे आ जा रही है, तो आपको 4 रुपीज का प्रॉफिट है, आपको 4 रुपीज का प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंस इन पेड अप वैल्यू, तो 10 रुपीज बाद में 6 रुपीज आया, तो डिफरेंस कितना आया, 4 रुपीज। तो आप क्या करोगे, 4 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, जब वो 10 रुपीज रिड्यूस होकर 6 रुपीज पे आ गया, तो 4 रुपीज से पेड अप वैल्यू डिक्रीज हो गई, पेड अप जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, लेकिन माय डियर आपकी फेस वैल्यू वही रहेगी। तो
इन फ्यूचर आप दोबारा वापस से शेयर होल्डर लोगों को कॉल करके दोबारा वापस से जो रिड्यूस 6 रुपीज पे हुआ था दोबारा वापस से फेस वैल्यू तक उनको कॉल कर सकते हो। जैसे 10 रुपीज से 6 रुपीज पे रिड्यूस हो गया, ठीक है, फेस वैल्यू वही रहेगा। तो आज आपने 4 रुपए कम करवा लिया, आपको फायदा हो गया, आप दोबारा वापस से डबल फायदा ले सकते हो। बोलो कैसे? क्योंकि फेस वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो दोबारा आप जो आपने डिक्रीज करवाया, रिड्यूस करवाया, जो 4 रुपीज जो कम हुआ, बाद में दोबारा वापस से वो 4 रुपीज उनको कॉल करके आप मंगा सकते हो। तो आपको वो 4 रुपीज क्या हो जाएगा, दोबारा वापस से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है माय डियर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, आपको सिर्फ पेड अप वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा आपको उससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहां पे 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा अगला कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन एंड द सब डिवीजन। कंसोलिडेशन एंड द सब डिवीजन थियरी पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। कंसोलिडेशंस एंड द सब डिवीजन, ये चीज मैंने आपको थियरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मुझे दोबारा वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल। देखिए इसमें क्या पता है, नो एंट्री बिकॉज देयर इज अ नो कैपिटल रिडक्शन। देखिए एंट्री अगर आपको पास करना है तो आप सेम एंट्री पास करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट आपका जो कैपिटल का जो अमाउंट है वो जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, आपके कैपिटल में कोई रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं बस। क्योंकि यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे सिर्फ ना आपका जो शेयर का जो बोलते हैं ना वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। आपने क्या किया, 10 रुपीज वाले शेयर्स को 10 रुपीज वाले शेयर को आपने 100 रुपीज में कन्वर्ट करवा लिया, आपने 100 रुपीज वाले शेयर को पार्ट पार्ट में ब्रेक करा के 10 रुपीज में कन्वर्ट करवा लिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बस फेस वैल्यू चेंज हो रहा है और आपका नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है, बट आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन द सेम। तो आप एंट्री नहीं पास करोगे फिर भी चलेगा, एंट्री पास किया तो बस आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो फेस वैल्यू है कितना चेंज हुआ और आपके नंबर ऑफ शेयर कितने चेंज हुए, बस आपको वो आपको नरेशन में एक्सप्लेन करना रहेगा, बस दैट्स इट। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, देखिए जरा, राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंसेस। तो ये चीज आपको आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई देगी, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई देंगी। इन्हें कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, इनको आपको कंपल्सरली राइट ऑफ करना है। आपको आपके क्वेश्चन में वो मेंशन करे या फिर ना मेंशन करे, बट आपको कंपल्सरली राइट ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें आपको आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई देगी, इनको आप राइट ऑफ करोगे, डिलीट करोगे, खत्म करोगे, डिक्रीज करोगे, तो इनका जो ओरिजिनल बैलेंस डेबिट था वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे पता है, क्रेडिट में। मतलब ये डेबिट बैलेंसेस वाले आइटम मूव हो जाएंगे क्रेडिट में। तो ये देखिए आ गए क्रेडिट में, तो जब डिक्रीज होंगे, डिलीट होंगे, तो मैंने आपको बताया था बैलेंस क्या होता है, चेंज होता है, तो वो डेबिट से मूव होकर कहां पे आ जाएंगे, क्रेडिट में। ओके, और यहां पे आपका फुल्ली लॉस हुआ क्योंकि आपके एसेट्स गायब हो गए, आपके एसेट्स डिलीट हो गए, सो देयरफॉर सीआर अकाउंट इज डेबिटेड माय डियर। नेक्स्ट, राइट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब क्या होता है कि ऐसे रिजर्व जो कंपल्सरली कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के आपको जितने भी रिजर्व्स आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे उनको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। तो अब उसका आपका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो कहां पे दिखाई देगा, आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाई देगा, मतलब उनको ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब उनको आप राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे, डिलीट करोगे, तो वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में आ जाएंगे। सो देयरफॉर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और आपको क्या हुआ, यहां देखिए, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, खत्म हुआ ना, सो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना माय डियर। सो देयरफॉर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, अच्छा, अब लास्ट में आपको पता है कि आप पूरी एंट्री पास करने के बाद लास्ट में आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट को क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो वहाँ पे जो भी डिफरेंस अराइज होगा उस डिफरेंस को हम लोग पता है कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा 100% आपको प्रॉफिट ही होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लास्ट में, जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तब। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे तो आपका जो लॉसेस है वो कैसे राइट ऑफ होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉसेस आपका कम रहेगा, तो वो उसके
सामने वो आराम से इजीली राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट ही होगा। सो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो इस तरह से मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, पूरी की पूरी एंट्री मैंने इस लेक्चर में कवर कर ली, जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर कि प्लीज़ ये सारी एंट्रीज को आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे करके अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा वापस से वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा वापस से देखिए, बार बार देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो अपने डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।